जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम यूपी पुलिस की ज्योग्राफी की दूसरी क्लास देख रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे पड़ोसी देश से एक क्वेश्चन आपका आना है और एक क्वेश्चन बनना है भारत के सामान्य परिचय से, भारत के सामान्य परिचय में भारत के राज्यों से। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनना है हमारे भारत के पड़ोसी देशों से। पड़ोसी देशों से क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग कैसे बनेंगे, या तो देखो हमारी देश की जो सीमा है जो टच करती है वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, या क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे पड़ोसी कितने देश हैं जिनसे हमारे विवाद चल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से संधियां हुई हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं। ठीक है, युद्ध के बारे में होंगी, रेल सेवाएं क्या है, बस सेवाएं क्या है, ये सारे तमाम क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है आपकी। ठीक है, तो एक एक करके भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्हें हम सबको आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान की अगर बात करें यहाँ पर, तो भारत के क्षेत्र को देखें, ये गुजरात कहाँ कहाँ क्षेत्रों से स्पर्श करता है। तो सबसे पहले देखें ये गुजरात के बाद आएंगे हम लोग ये राजस्थान वाला क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान के बाद ये पंजाब, पंजाब के बाद ये जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद ये लद्दाख क्षेत्र। तो इतना जो क्षेत्र है, ये कुल 5 राज्य जो हैं वो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। इसके बाद यहां पर देखेंगे कुल कितनी राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो भारत के कुल 5 राज्य, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुजरात, गुजरात के बाद आएंगे राजस्थान, राजस्थान के बाद आएंगे पंजाब, पंजाब के बाद आएंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद आएंगे लद्दाख। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 5 राज्य हैं जो हमारे पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे एक याद रखना है, राज्यों को लेकर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित राज्य नहीं था तब क्वेश्चन बनता था कि जम्मू कश्मीर कुल कितने देशों से सीमा बनाता है। तब यहाँ पे आंसर हुआ करता था 3 देशों से, चीन से, लद्दाख से, सॉरी आपका अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। लेकिन वर्तमान में अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें तो जम्मू कश्मीर केवल और केवल किससे टच कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि केवल और केवल जम्मू कश्मीर एक राज्य से टच करता है, कौन सा है, पाकिस्तान से, सॉरी पाकिस्तान देश से करता है बस। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसकी रेखा कौन सी है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा। भारत और पाकिस्तान की रेखा की बात करें तो यहाँ की जो रेखा है वो है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। और ये लाइन जो बनाई गई थी, या ये पाकिस्तान जो सेपरेट हुआ था 1947। ठीक है, तो 1947 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये रेड क्लिफ लाइन जो है वो मैप में कहाँ है, किन राज्यों को निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन को अगर देखेंगे तो कौन कौन से क्षेत्रों को निर्धारित करती है, यहाँ पर हम देखेंगे। रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो ये आपका गुजरात वाला जो क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पर आएंगे ये पंजाब क्षेत्र। तो यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका पूरा रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। अब हुआ क्या, 1947 में जब डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को 2 क्षेत्र मिले थे। एक था यहाँ पर हम लोग जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, 1947 के समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो पाकिस्तानी क्षेत्र है ये पश्चिमी पाकिस्तान से जाना जाता था। तो पाकिस्तान के कुल 2 क्षेत्र थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान की हम बात करें तो 1947 के दौर में ये पूरा पाकिस्तानी क्षेत्र था। तो एक रेड क्लिफ लाइन जो थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पर थी, और इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये पंजाब क्षेत्र तक यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1947 में जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। ठीक है, भारत में इसके बाद में शामिल हुई थी, लेकिन उस समय जब यहाँ पे बॉर्डर बनाई गई थी तो वो ये पंजाब क्षेत्र तक थी। तो टोटल हमारी जो रेड क्लिफ लाइन है वो आपकी 2 क्षेत्रों में मिलेगी, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ, 1971 का दौर आया, और 1971 में भारत की मदद से यहाँ पे क्या हुआ, बांग्लादेश 1971 में आजाद हो गया। तो जब आजाद हो गया तो यहाँ पे एक नया देश बन गया बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान की जगह पर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेड क्लिफ लाइन आपको पंजाब, राजस्थान और गुजरात को के मध्य खींची जाती है।
इसके बाद रेड क्लिफ लाइन के बाद देखेंगे यहाँ पर हम भारत और पाकिस्तान के मध्य बस सेवा। तो बस सेवा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अभी तक 2 बस सेवाएं थी, रेल बस सेवा एक थी जिसका नाम था सदा ए सरहद। ठीक है, और उसके बाद अगर रेल सेवाएं की बात करें, रेल सेवाएं आपकी 2 थी। पहली थी थार एक्सप्रेस, और उसके बाद दूसरी थी समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, दूसरी है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। अब हुआ क्या, 1965 का जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद क्या हुआ, थार एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया। तो वर्तमान में अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ये आपका 2018 भर्ती में पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कुल कितनी रेल सेवाएं हैं, तो यहाँ पे याद रखना है 2 रेल सेवाएं चालू थी जो वर्तमान में अभी सभी बंद हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेल सेवा की, बस सेवा का। तो अब इसके बाद आते हैं हम लोगों के विवाद। विवाद में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर युद्ध कितने हुए हैं हमारे। तो टोटल अभी तक हमारे 3 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से, 1965, 1971 और 1999। ठीक है, तो ये 3 युद्ध हैं, ये हमें पढ़ने हैं पूरा डिटेल से, क्योंकि इन 3 युद्धों के जस्ट बाद यहाँ पे कुछ समझौते थे वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और वर्तमान में अभी कुछ विवादित क्षेत्र हैं या विवाद है वो देखने पड़ेंगे, और जो पिछले कुछ विवाद हैं, नदी जल विवाद, वो सारे हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं विवाद, और शुरुआत करते हैं हम लोग यहीं से। लेकिन 1965 का युद्ध स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम और जाएंगे, 1947 के समय में शुरुआत वहां से हुई। तो वर्तमान में अगर हम यहाँ पर देखें जम्मू कश्मीर को, मैप को, ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो लगभग जम्मू कश्मीर के इतने क्षेत्र पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र पे इतने एरिया पर आज भी पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है पीओके। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, और यहीं पर देखेंगे तो ये आपका पीओके क्षेत्र और ये हमारा भारत का क्षेत्र है। तो इन दोनों के बीच में ये एक बॉर्डर बनती है जिसे हम लोग कहते हैं एलओसी। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा कहा जाता है इसे। ये नियंत्रण रेखा है। इसके बाद हम लोग जैसे ही ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र आता है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है, और यहीं से हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर का ट्रांस हिमालय वाले रीजन में आता है, ये पूरी बॉर्डर ये कहलाती है एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ठीक है, एजीपीएल है, और यहीं पर हम लोग देखेंगे इधर की ओर ये अफगानिस्तान टच करता है, और यहाँ पर ये पाकिस्तान, और इधर आएंगे तो ये चीन, और यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे सारे विवाद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये पीओके वाला क्षेत्र है किस तरह से पाकिस्तान के क्षेत्र में अधिकृत किया गया या पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया। तो यहीं से स्टार्ट होता है पड़ोसी देशों के साथ सारे विवाद। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग इस विवाद की। तो हुआ क्या, जब 1947 में हम लोग आजाद हुए, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, ये हमारा इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त 1947। अगर यहीं पे हम अपना पड़ोसी का देखें स्वतंत्रता दिवस, ये कब मनाता है, तो ये भाई साहब मना दें 14 अगस्त को। ठीक है, तो जबकि दोनों देश सेपरेट हुए थे, एक साथ हुए थे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जब किसी क्षेत्र को हम बांटते हैं या विभाजित करते हैं तो बीच से एक रेखा खींचते हैं। तो जब एक ही क्षेत्र में हम लोग रेखा खींच रहे हैं बीच से, तो वो क्षेत्र क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो
एक का दूसरा दिन दूसरे का दूसरा दिन, ये कैसे हो जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें अगर स्वतंत्रता दिवस की दोनों की, तो ये सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक स्थिति के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है? भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का जो समय है वो पाकिस्तान के समय से 30 मिनट आगे चलता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये स्वतंत्रता दिवस की जो डेट है उनमें परिवर्तन आता है, ठीक है? भौगोलिक स्थिति के कारण। अब यहाँ पे क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आजाद हुए, तो अंग्रेजों के अधीन जितनी भी सत्ताएं थी, जितनी भी रियासतें हुआ करती थी, वो सारी रियासतों, यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, अंग्रेजों ने क्या किया, उन रियासतों वहां पे राजाओं को सौंप दी। तो उस समय अगर हम देंगे तो टोटल 565 देसी रियासतें थी, ठीक है? टोटल 565 देसी रियासतें, यहाँ अपनी भाषा में कहें, भारत उस समय 500 से भी छोटे छोटे भागों में विभाजित था, और वहां पे जो शासक हुआ करते थे वो उनके हाथों में सत्ताएं सौंप दी गई। लेकिन यहाँ पे बात हुआ इन सभी रियासतों को एकीकरण करने की, और एकीकरण करने के लिए उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद जब यहाँ पे एकीकरण मंत्रालय का गठन किया गया इन सभी रियासतों को एक करने के लिए, एकीकरण मंत्रालय, इन सभी रियासतों को एकीकरण या रियासतों को मिलाने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया, और इसके हेड बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया, इन सभी रियासतों को एक करने की बात की गई, ठीक है? जिनमें से कुछ ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपना विलय स्वेच्छा से पाकिस्तान में स्वीकारा था, और भारत में कुछ विलय होके आई थी। उनमें से कुछ ऐसी रियासत थी जिन्होंने ये कहा था कि हम अपना विलय स्वेच्छा से कहाँ करेंगे, अपने कहीं पे नहीं करेंगे, या हम अपना एक स्वतंत्र देश के तौर पर रहना पसंद करेंगे, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पर आएंगे तो जम्मू कश्मीर रियासत थी एक, ठीक है? गुजरात में जाएंगे तो जूनागढ़ रियासत थी, और यहाँ पर आएंगे हैदराबाद रियासत, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के शासक थे राजा हरि सिंह, यहाँ पे आएंगे तो महावत खां थे, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ दक्षिण के निजाम, ठीक है? तो इन रियासतों ने स्वतंत्र होने की बात की थी। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर किसी कर जोर जबरदस्ती या हर तरह से प्रयास करके इन सभी रियासतों को क्या किया गया, भारत में शामिल किया गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये रियासतें भारत में आई। लेकिन हुआ क्या, जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी उस समय, ठीक है? तो भारत चाह रहा था कि ये रियासत का विलय भारत में हो, पाकिस्तान भी चाह रहा था ये रियासत किसे मिले, हमें, क्योंकि उनका भाई सपना ही है जम्मू कश्मीर हमारा, ये चाहते ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों देशों की ये होड़ मची थी कि ये रियासत हमें मिले, ठीक है? और उस समय यहाँ का जो राजा था, राजा हरि सिंह, उसने स्वीकार नहीं की थी ना भारत की ना पाकिस्तान की रियासतों में मिलने के लिए, ठीक है? क्योंकि वहां पे इसे मालूम था कि हम एक, अगर भारत में आने के लिए भी मना किया था उसने, और यहाँ पर पाकिस्तान में जाने के लिए मना किया था, तो उसके अपने कारण थे। उसे पता था कि अगर हम भारत में जाएंगे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम ठहरे भैया मक्कार राजा, तो अगर हम वहां पे गए हम, तो वहां की जनता हमें वैसे ही हटा देगी वहां से, तो हमारा शासन या हमारी सत्ता तो वैसे भी जाएगी। अगर पाकिस्तान जाते हैं तो हम एक हिंदू राजा हैं, वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो हमें वो वहां से भी हटाया जाएगा। तो दोनों देशों में अगर जाते हैं तो हमारा शासन या हमारी सत्ताएं हमारे हाथों से जाएंगी। तो इस कारणवश उसने अपने आप को कहीं पे भी शामिल करने की बात नहीं की। लेकिन हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, उसके जस्ट 3 महीने बाद 22 अक्टूबर 1947 को यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के कुछ कबीलाई लोगों के द्वारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर रियासत पे आक्रमण किया गया। तो जम्मू कश्मीर रियासत पे जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद राजा हरि सिंह के द्वारा भारत में मदद मांगी गई, और भारत की मदद करने के बाद यहाँ पे भारत ने जम्मू कश्मीर रियासत की जब मदद की तो यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हुआ भारत और पाकिस्तान की कबीलाई सेना के द्वारा, और ये युद्ध चला 1947 से लेकर 1948 और 49 तक। 1949 में क्या हुआ, इस मुद्दे को रखा गया यूएनओ में। यूएनओ में जब इस मुद्दे को रखा गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएनओ के द्वारा युद्ध को रोकने की घोषणा की गई और युद्ध विराम रेखा का निर्धारण किया गया। सीज फायर करने के बाद क्या किया गया, यहाँ पर युद्ध को रोकने की घोषणा की गई। तो जैसे ही यहाँ पे युद्ध रोका गया, यूएनओ के द्वारा घोषणा की गई और एक रेखा खींची गई जिसका नाम था युद्ध विराम रेखा या सीज फायर लाइन, ठीक है? तो ये रेखा पहले 1949 में कहलाती थी युद्ध विराम रेखा, युद्ध विराम रेखा, ठीक है, 1947 में। तो 1949 में युद्ध विराम रेखा खींची गई, और यहाँ पर ये क्षेत्र जो था ये पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत रहा, इसलिए इसे कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है? इनलीगल या अवैध रूप से किया गया कब्जा। अब भले ही कब्जा किया है लेकिन क्षेत्र वो किसका है,
हमारा है। राजा हरि सिंह ने स्वेच्छा से स्वीकारा था कि हम अपनी रियासत का विलय कहाँ कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक स्वेच्छा या विलय पत्र के माध्यम से भारत से मदद मांगी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में यूएनओ मुद्दे रखने के बाद ही ये पूरा मामला शांत हुआ, ठीक है। तो यहाँ से कोई वैसे खास क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ पे विवाद यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसे थोड़ा देखा पीओके वाला क्षेत्र। तो विवाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं आप युद्धों से। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सन 1965 के युद्ध से। उन्नीस सौ पैंसठ युद्ध। उन्नीस सौ पैंसठ के युद्ध की पहले थोड़ा हम लोग देखेंगे 1962 का युद्ध। तो 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ तो संसाधनों की कमी होने के कारण हम लोग युद्ध हारे वहां पर, ठीक है। हमारी वायुसेना के पास संसाधन नहीं थे, यानी कि हम लोग को इतने उस एडवांस नहीं थे कि या भारतीय सेना तो इतने सक्षम थे, लेकिन हम लोग तकनीकी के कारण यहाँ पे कमजोर पड़ गए थोड़ा। तो कमजोर होने के कारण हम लोग युद्ध हारे, और उस समय हमारी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। और युद्ध होने के बाद 1962 के युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे 1965 के दौरान यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। और उसी दौरान क्या हुआ, भारत में एक अकाल जैसी घटना के सामना करना पड़ा भारतीय किसानों को। तो भारत युद्ध की स्थिति झेल चुका था, भारतीय सेना का मनोबल टूटा था, ठीक है। प्रधानमंत्री जी की मृत्यु होने के पश्चात कई सारी समस्याओं से जूझ रहा था। उसके बाद यहाँ पर अकाल जैसी समस्याएं आई। तो उसी समय शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, ठीक है। यहाँ पे भारतीय सेना का मनोबल बढ़े और भारतीय किसानों को संबोधित किया गया वहां पे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 1965 का जब दौर आया तो वहां पे पाकिस्तान को ये पता था कि युद्ध हारा है भारत, और भारत की स्थिति थोड़ी नाजुक है। अगर वो भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो अपना सपना जो है वो पूरा कर लेगा, जम्मू कश्मीर हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1965 में पाकिस्तानी सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है। तो पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन जिब्राल्टर ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत क्या किया गया, यहाँ पे पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से घुसने के आदेश दिए गए। तो पाकिस्तानी सेना यहाँ पे ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर क्षेत्र से भारत में प्रवेश कर गई, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की गई तो यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, 1965 में भारतीय सेना को यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला गया। तो भारतीय सेना ने पंजाब क्षेत्र से यहाँ पे प्रवेश किया पाकिस्तानी सेना में, पाकिस्तानी क्षेत्र में। और ये भाई साहब जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बैठे थे, भारतीय सेना लाहौर में जाके बैठ गई। तो जब हम लोगों ने वहां पर पाकिस्तान के इतने क्षेत्र तक अधिकृत किया या क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना को लगा कि अब भाई भारत तो काफी अंदर तक प्रवेश कर गया है, समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो पाकिस्तानी सेना ने या पाकिस्तान के द्वारा क्या हुआ, भारत के साथ एक समझौता किया गया 1966 में। 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ जिसका नाम था ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, ठीक है। 1966 में किया गया था। और उस समझौते के तहत क्या हुआ, दोनों देशों की सीमाओं को, दोनों देशों की सेना को अपने क्षेत्र से पीछे हटने के आदेश दिए। भारतीय सेना जो पाकिस्तान में जो घुस के जाके बैठी थी उसे भी पीछे आने के आदेश दिए, और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना जो हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी उसे भी पीछे हटने के आदेश दिए। तो दोनों देशों ने अपनी अपनी सेना को इस समझौते के तहत खाली कराया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1962 का युद्ध याद रखना है। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और इससे संबंधित है ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत क्या हुआ था, पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र में घुसने की घुसपैठ की गई थी, सीधा इतना याद रखना। और इसके बाद 1966 में क्या हुआ था, ताशकंद समझौता, ठीक है। और उस समय 1965 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो यहाँ पे हमें 1965 से 3 चीजें याद रखनी है। 65 का युद्ध याद रखना है, पाकिस्तान के साथ हुआ था, और उस ऑपरेशन उसमें एक पाकिस्तानी सेना के द्वारा जिब्राल्टर ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद 66 में हमें याद रखना है, 66 में ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। चलो उसके बाद 1965 के बाद देखते हैं 1971। 1971। अब 1971 में क्या हुआ, 1971 जो विवाद हुआ वो स्टार्ट हुआ बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश से यहाँ पे वाल स्टार्ट हुआ। बांग्लादेश से क्या हुआ, यहाँ पर
जो पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र था 1947 के दौरान में, तो यहाँ पे जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय मुस्लिम लोग थे, वही यहाँ पे पलायन करके गए थे। तो ये कई सालों से यहाँ पे रहा करते थे। तो इस कारण यहाँ के अपने कल्चर के हिसाब से अपनी भाषा बोला करते थे बंगाली। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, वो इन लोगों के ऊपर आरोप लगाते थे कि हमारे देश की जो भाषा है या पाकिस्तान की जो भाषा है, वो आपकी उर्दू है, तो उस आधार पे आप उर्दू बोलें। तो इन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई हम जब वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, तो हमारी जो भाषा है, बोलचाल है, तो हम वही बोलेंगे, हम इसका कैसे आप मतलब बोल सकते हैं। तो स्टार्ट हुआ यहाँ पे लैंग्वेज से। अब विरोध हुआ, तो विरोध होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कभी अच्छे नजरिए से नहीं देखा, हमेशा ये अपने आप से धुतकारा, नीचे की ओर देखा। और इसका नेतृत्व मतलब इन सबका विरोध करना स्टार्ट किया किसने, पूर्वी पाकिस्तान ने, कि हम अब एक ही देश में लोग रह रहे हैं, एक ही देश के लोगों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ या उस समाज के लोगों के साथ एक ही देश में बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा, तो ये गलत है। तो यहाँ की जनता ने अपना विरोध करना स्टार्ट किया, और विरोध का नेतृत्व करने के लिए आए यहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो ये व्यक्ति आए इन सभी का नेतृत्व करने के लिए। तो नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब नेतृत्व कर रहे थे तो पश्चिमी पाकिस्तान को लगने लगा कि ये क्षेत्र जो है ये हमारा विरोध कर रहा है, कहीं ये हमसे अलग होने की बात ना कर दे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को भेजी। जब सेना को भेजा, तो यहाँ पे सेना ने निहत्थे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। तो इस सब की घटनाओं को देखते हुए यहाँ पे बीच में हस्तक्षेप किया फिर भारत ने। तो जब भारत ने हस्तक्षेप किया, तो इस हस्तक्षेप में क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान बेचारा कमजोर पड़ गया और भारत 1971 का युद्ध जीत गया। ये पूरा युद्ध हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब बांग्लादेश पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था वो देखना है हमें। तो यहाँ पे भारत ने जब हस्तक्षेप किया यहाँ पर, भारतीय सेना के द्वारा इस क्षेत्र को जीता गया, और पाकिस्तानी सेना की लगभग 10,000 सेना ने यहाँ पे स्वेच्छा से सरेंडर किया और स्वेच्छा से कहा कि ये क्षेत्र जो है भारतीय क्षेत्र सीमा के द्वारा या भारत के द्वारा ये सौंपा जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत ने यहाँ पे क्या किया, 1971 के दौरान में इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश घोषित किया, और 1971 में एक नया देश बना बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को हम लोग युद्ध जीते, और उसी समय हमने एक नए देश की या गठन कर दिया, नए देश की घोषणा की, और यहाँ पे एक नया देश बन गया बांग्लादेश, ठीक है। तो ये उस युद्ध के दौरान यहाँ पे कुछ भारत और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हुए। तो उसके बाद रिलेशन को सुधारने के लिए क्या हुआ, 1972 में एक समझौता हुआ हम लोगों का। 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता, ठीक है। शिमला समझौता हुआ। तो शिमला समझौते में क्या हुआ, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य दोनों देशों के अपने अपने बिंदु रखे गए वार्तालाप करने के लिए। यहाँ पे दो प्रमुख बिंदुओं पर वार्तालाप हुई थी भारत और पाकिस्तान के द्वारा। पहला महत्वपूर्ण बिंदु था यहाँ पर जो 1949 में रेखा खींची गई थी जिसका नाम था युद्ध विराम रेखा या सीज फायर लाइन। तो उस सीज फायर लाइन का नाम बदल के 1972 में क्या कर दिया गया, एलओसी, ठीक है। इसलिए 1972 के शिमला समझौते को हम लोग एलओसी समझौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो युद्ध विराम रेखा का नाम बदल के 1972 में क्या कर दिया गया था, एलओसी कर दिया था, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो समझौता था वो था द्विपक्षीय समझौता, द्विपक्षीय समझौता, ठीक है। तो द्विपक्षीय समझौता क्या था, ये दो पक्षों के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर। और इस समझौते के तहत ये कहा गया था कि अगर जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर कभी भी कोई विवाद बनता है तो उस विवाद को शांत करने के लिए या निपटारा करने के लिए भारत और पाकिस्तान आमने सामने उस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से या उस विवाद को समझाएंगे, ठीक है। लेकिन इस द्विपक्षीय समझौते में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही आ सकता है जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर, किसी तीसरी कंट्री या किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो ये था जम्मू कश्मीर राज्य के लिए द्विपक्षीय समझौता, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ये था, ये द्विपक्षीय समझौता, ठीक है। तो 1971 में युद्ध हुआ और 1971 के युद्ध के बाद रिलेशन को सुधारने के लिए क्या हुआ, 1972 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था शिमला समझौता। और शिमला समझौते में दो बिंदुओं पर वार्तालाप हुई थी। पहला था युद्ध विराम रेखा का नाम बदल के क्या किया गया, एलओसी किया गया। दूसरा क्या था,
द्विपक्षीय समझौता। और द्विपक्षीय समझौता जो था किस राज्य के लिए था? जम्मू कश्मीर राज्य के लिए था। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं 1999। युद्ध 1999 हम देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में यहाँ पर हमारी एक पोस्ट हुआ करती थी जिसका नाम था कारगिल पोस्ट। तो कारगिल पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा गलत तरीके से यहाँ पे कब्जा किया गया। तो कब्जा करने के बाद उस पोस्ट को भारतीय सेना को के द्वारा छुड़ाया गया था और उस, ठीक है, उस पोस्ट को छुड़ाने के लिए 1999 यहाँ पे युद्ध हुआ और फाइनली भारत यहाँ पे 1999 युद्ध जीता था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का भी हमें नाम याद नहीं है, वो हम आपको कल बता देंगे या बाद में बता देंगे देख के। ठीक है, नाम क्या था, उस किस ऑपरेशन के तहत हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन के तहत क्या हुआ था, भारत ने अपनी पोस्ट पर पुनः झंडा गाड़ा था, यानी कि हम लोगों ने पुनः कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये हम आपको बाद में बता देंगे कौन सा है। तो इस तरह से यहाँ पर युद्ध हुए तीनों। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ नदी जल विवाद है। तो नदी जल विवाद क्या होते हैं वो देखें हम लोग। नदी जल विवाद देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित हैं। विवादित का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नदियों पर भारत के द्वारा कुछ परियोजनाएं लागू की गई थी। उन परियोजनाओं के कारण वो परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित हो गई। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं किस तरह से विवादित हमें वो देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक नदी जल विवाद है जिसका नाम है सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद। ठीक है, सिंधु नदी जल विवाद की बात करें तो सिंधु नदी को अगर देखें तो सबसे पहले सिंधु नदी का उद्गम जो होता है यहाँ तिब्बत वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर एक ग्लेशियर जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर, या एक लेक है मानसरोवर झील। तो यहाँ से क्या होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील ग्लेशियर बोखरचू से, यहाँ सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है, तिब्बत से होती हुई कहाँ जाती है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। और जहां से प्रवेश करती है इस पॉइंट का नाम है दमचौक। दमचौक से भारत में प्रवेश करेगी। इसके बाद यहाँ पर ये आती है काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नदी क्या आपकी ले से होती हुई, ले में यहाँ पर काराकोरम, ये लद्दाख रेंज और जास्कर श्रेणी के मध्य से होती हुई जाएगी यहाँ पर आपका पश्चिम लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत होने के कारण ये नदी दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान में जिस जगह से प्रवेश करती है इसका नाम है चिल्लास। चिल्लास में प्रवेश करेगी और इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान के एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अटक। और अटक में स्थान में यहाँ पे क्या करेगी, यह नदी मैदानी क्षेत्र में आएगी। और मैदानी क्षेत्र में आने के बाद ये नदी जाती कहां पर, पाकिस्तान में अरब सागर में मकराना तट पे जाके अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बवाल क्या हुआ, बवाल ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर भारत वालों ने क्या किया, इस सिंधु नदी पर हम लोगों ने एक परियोजना बना दी, एक बांध बना दिया। तो बांध बनाया, तो बांध बनाने के बाद जब हम क्या करेंगे, पानी को रोकेंगे। तो जब पानी को रोका गया तो जितनी मात्रा में आगे नदी में पानी जाना चाहिए नहीं जा पाया। तो जब नहीं जा पाया तो क्या हुआ, विवाद स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान वालों ने कहा कि भाई साहब यहाँ से ये बांध हटाओ। भारत ने कहा नहीं, बांध नहीं हटेगा। उन्होंने कहा बांध नहीं हटेगा तो पानी की सप्लाई करो। तो भारत वालों ने कहा जब बांध बनाना ही था तो हम पानी की सप्लाई क्यों दें। तो भारत वालों ने बांध और पानी दोनों से मना कर दिया। अब पाकिस्तानी बेचारे पहुंच गए कहाँ पर, शिकायत करने कहाँ पहुंचे, वर्ल्ड बैंक में जाके शिकायत कर दी, भाई साहब ऐसी ऐसी बात है और भारत वाले पानी नहीं दे रहे। यहाँ से बुलाया गया भारत वालों को, ये भी पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1960 में भारत और पाकिस्तान दोनों को मध्य क्या हुआ, एक समझौता करा दिया गया और उसी समझौते को नाम दिया गया था सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, ये हुआ था 1960 में। सिंधु नदी जल समझौता ये कराया गया था 1960 में। ठीक है, और इसमें ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं 5, ठीक है, सिंधु जैसे इंडस रिवर को देखेंगे, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु की आएंगे झेलम, रावी, चिनाव, ब्यास और सतलज।
तो इनमें से ये 3 नदियां दी गई किसे, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस नदी के जल का उपयोग करता है 80%, और बाकी का भारत करेगा इसका 20%। ठीक है, और बाकी की ये 3 नदियां भारत को दी गई, इनका उपयोग भारत करेगा 80% और पाकिस्तान करेगा कितना, 20%। ठीक है, यानी कि इन नदियों पर अगर परियोजनाएं लागू करनी है तो लगभग 80% परियोजना पूरी नदी पे हम लोग पानी को उपयोग कर सकते हैं, बाकी का पाकिस्तानी को दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे विवाद को शांत किया गया। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बनता है कि सिंधु नदी जल विवाद किस सन में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिंधु नदी जल समझौता किस सन में हुआ था, सन पूछा जाता है यहाँ से बस। ठीक है, इसके बाद कुछ नदियां हैं जो विवादित हैं, हमें वो नदियों को देखना है। उन नदियों पे जो बांध बनाए गए या प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे वो विवादित हैं, तो कौन कौन सी नदी पे कौन कौन सा बांध बना है जो पाकिस्तान से विवादित है, बस हमें वो देखने हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक सबसे पहली एक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा, किशन गंगा नदी। ठीक है, और इस नदी पर एक परियोजना लागू की गई थी जिसका नाम था किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा, अरे किशन गंगा परियोजना। ठीक है, ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये पाकिस्तान से विवादित है। ठीक है, किशन गंगा के बाद आएंगे हम लोग तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना ये आपकी है झेलम नदी पर, झेलम नदी पर है और ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में और पाकिस्तान से विवादित है। इसके बाद आएंगे हम लोग नीमो बागजो, नीमो बागजो, नीमो बागजो परियोजना, ये आपकी है झेलम नदी, सॉरी, अरे यार, ये आपकी है सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर। ठीक है, इसके बाद अगला है बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना, और ये है आपकी चेनाब नदी पर। ठीक है, ये सारी जम्मू कश्मीर में है और सारी की सारी पाकिस्तान से विवादित है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ये नदी जल विवाद है पाकिस्तान के साथ, और इसके बाद कुछ छोटे मोटे और विवाद है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक हम लोग देखेंगे, एक विवाद चल रहा है पाकिस्तान के साथ था जिसका नाम था सरक्रीक, सरक्रीक या कच्छ का रण, सरक्रीक या कच्छ का रण विवाद। ठीक है, तो सरक्रीक या कच्छ का रण के देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो कर्क रेखा भारत के लगभग कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, पूरब से देखेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले आएगा मिजोरम, मिजोरम बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तो ये 8 राज्यों से जाती है यहाँ पर। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, तो उसके बाद जैसे हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो वहां मिलेगा हमें 24 डिग्री अक्षांश, तो 24 डिग्री अक्षांश कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लहजे जा रहा है 24 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बाद यहाँ पर आते हैं, ये जो आपकी सिंधु नदी आती है मकराना तट पे डेल्टा बनाती है, और उसके बाद यहाँ पर कच्छ के रण वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर आएंगे, तो ये पूरा जो क्षेत्र है कच्छ का रण, ये वाला पूरा कैसा है, दलदली क्षेत्र है, तो दलदली क्षेत्र है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंधु नदी यहाँ पे आती है सरक्रीक, इन क्षेत्रों में मकराना तट पे। तो इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंधु नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो यहाँ पे नदी के द्वारा जब अंतरराष्ट्रीय सीमा बनता है तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जो विवादित है भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, अब हम बात करें विवाद क्यों होता है, क्योंकि वो भी लगाए दिमाग का एक वजह से। यहाँ की अगर बात करें तो जो सिंधु नदी है, ये नदी का पानी और ये आपका जो समुद्र का पानी जिस जगह पे मिलता है वहां पे क्या होता है, मछलियों की तादाद ज्यादा होती है। उसके बाद
जैसे हम कक्ष के रण क्षेत्र में आते हैं तो दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आगे चल के यहाँ पे खनिज संसाधन हमें मिल सकते हैं, पेट्रोलियम सोर्स मिल सकते हैं, एलपीजी गैस के स्रोत मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हम लोगों ने अपना शोध के लिए या दिमाग लगा रखा है। तो यहाँ पे पड़ोसी है, ये भी दिमाग लगा रहा है कि भाई साहब हमें ही मिल जाए, आगे चल के भविष्य में काम आएगा। तो इसने भारत से विरोध किया, कहा कि भाई साहब जब विवाद 1947 में विभाजन किया था तो उस समय क्या हुआ था, हमें कम क्षेत्र दिया था आपने, तो एक काम करो, ये उन जो कर्क रेखा है या 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो 24 डिग्री अक्षांश है उसके ऊपर का जो क्षेत्र वो हमें दे दो, ठीक है। तो इसने हमसे मांगा, तो भारत वाले ऐसे थोड़ी ना दे देंगे, मना कर दिया। तो ये विवाद का एक कारण बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो सर्क्रिक विवाद है वो कितने डिग्री अक्षांश रेखा से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो इस विवाद को निर्धारित करती है। अगर ऑप्शन में 24 डिग्री ना मिले तब हम ऑप्शन लगाएंगे 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये सर्क्रिक विवाद है। ये सर्क्रिक है कहां पर, कक्ष का रण ये गुजरात में है, कच्छ का रण गुजरात में है, कच्छ का रण गुजरात में है। तथा देखो यह विवाद 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से निर्धारित होता है, ठीक है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विवादित क्षेत्र थे और छोटे मोटे विवाद थे। इसके बाद कुछ विवाद पड़ेंगे हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान को देखेंगे एक बार फिर से हम लोग एशिया महाद्वीप में। जब हम एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप में यहाँ पे हम पूरा पाकिस्तान का जितना भी फिजिकल मैप है वो पढ़ेंगे और फिजिकल मैप के साथ साथ इसका पूरा पॉलिटिकल मैप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, किस तरह से यहाँ पे व्यापार होता है, कौन कौन से खनिज हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एशिया महाद्वीप में। अभी हम लोग देख रहे हैं सेब और भारत के पड़ोसी देश, तो बाकी का जो सेक्शन रहेगा वो हम विश्व वाले में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान लगभग में पूरा होता है और इसमें कुछ पॉइंट होंगे तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, विवादों को देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग अफगानिस्तान। अगली हेडिंग है अफगानिस्तान।